डीएनए में आज विश्लेषण की शुरुआत हम डोवल डॉक्ट्रिन से करेंगे। नई दिल्ली में आज जब तमाम दल संसद सत्र की तैयारी को लेकर मंथन कर रहे थे, तब एनएसए अजीत डोवल एक अहम ग्लोबल सम्मेलन कर रहे थे। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल बॉर्डर से महासागर तक नए ग्लोबल मिशन पर हैं। आज डोवल नई दिल्ली में बिम्स्टेक की बैठक को लीड कर रहे थे। आज आपको जानना चाहिए ये समूह भारत के लिए जमीन और समुद्री सुरक्षा के लिहाज से कितना अहम है। आज आपको पता चलेगा अजीत डोवल बिम्स्टेक में शामिल अपने पड़ोसी देशों को क्या समझा रहे थे। आज आपको समझना चाहिए कैसे पीएम के मिशन महासागर में डोवल एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और किस तरह डोवल डॉक्ट्रिन से विश्व मंच पर भारत की छवि मजबूत बन रही है। मित्रों, दिल्ली में बिम्स्टेक सदस्यों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक की अगुवाई खुद एनएसए अजीत डोवल कर रहे हैं। इस बार बिम्स्टेक ने अपने ध्येय को महासागर का नाम दिया है। महासागर का मतलब है म्यूचुअल एंड एडवांसमेंट फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। बिम्स्टेक की बैठक का मुख्य एजेंडा सुरक्षा के क्षेत्र में बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। इस बैठक में पहला अहम मुद्दा आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई करना है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है इंटेलिजेंस को साझा करना। बैठक में आर्थिक सुरक्षा के लिए सप्लाई चेन या रूट तैयार करने पर भी बातचीत होगी। मीटिंग का एक और अहम मुद्दा है समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में साझा कदम उठाना। समुद्री सुरक्षा का मुद्दा इन दिनों पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ईरान के युद्ध की वजह से हॉर्मुज से आवाजाही ठप पड़ गई है और दुनिया में तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी वजह से अजीत डोवल ने बिम्स्टेक के मंच पर सबसे ज्यादा जोर इसी मुद्दे पर दिया है। भारत के एनएसए ने अपने भाषण में साफ साफ कहा कि अनिश्चितताओं से भरे इस समय में आपसी सहयोग को आगे बढ़ाकर ही सदस्य देश सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। Disruptions in global supply chains आज दुनिया भर की सप्लाई चेन्स में रुकावट पैदा हुई है, जिससे अर्थव्यवस्थाओं पर भार बढ़ा है। ऐसे हालात में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम आवश्यक क्षेत्रों को लेकर चर्चा करें और नया समाधान खोजें। इसी तरह हम दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। and deliberations to the vexed problems that we are all facing. दिल्ली में चल रही इस हाई लेवल मीटिंग में अजीत डोवल ने भारत को किस तरह क्षेत्रीय सहयोग का केंद्र बिंदु बनाया है, डोवल ने किस स्तर तक भारत के हितों को प्राथमिकता दी है, इन मुद्दों पर भी हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बिम्स्टेक का एक छोटा सा परिचय दे देते हैं ताकि आप पड़ोसी देशों के बीच सहयोग के इस मंच को बेहतर तरीके से समझ सकें। बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। यानी बिम्स्टेक उन 7 देशों का गठबंधन है जिनके हित बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं। इस गुट में भारत समेत बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। बिम्स्टेक की स्थापना साल 1997 में की गई थी और आज यह गठबंधन 29 साल के सहयोग का प्रतीक बन चुका है। बिम्स्टेक की बैठक में अजीत डोवल की सक्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मीटिंग से पहले उन्होंने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ अलग से 1-to-1 बातचीत की। इस द्विपक्षीय संवादों में म्यांमार के एनएससी और भारतीय एनएसए अजीत डोवल की मीटिंग काफी चर्चा हो रही है उसकी। डोवल ने म्यांमार के प्रतिनिधियों को साफ साफ कह दिया कि म्यांमार को अपनी धरती से भारत विरोधी गतिविधियों को रोकना होगा। अजीत डोवल को ऐसे सख्त शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा, यह भी देखना और समझना बेहद जरूरी है। दरअसल पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय कुछ उग्रवादी संगठनों ने म्यांमार में अपने ठिकाने बना रखे हैं। इन गुटों में एक बड़ा नाम है एनएससीएन का, जो कि खपलांग ग्रुप है। एनएससीएन नागालैंड का यह उग्रवादी ग्रुप है। इस गुट के साथ भारत सरकार ने संवाद किया था, लेकिन खपलांग गुट ने शांति समझौते से इनकार कर दिया था। ऐसा ही एक और गुट है उल्फा। असम में उल्फा की उग्रवादी गतिविधियों का इतिहास किसी से छिपा नहीं। केएलओ यानी कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी म्यांमार में ठिकाने बनाकर रखे हैं। ये उग्रवादी गुट न सिर्फ हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं, बल्कि इनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ड्रग्स की तस्करी से आता है। इसी वजह से एनएसए अजीत डोवल ने म्यांमार के प्रतिनिधि को सख्त शब्दों में चेताया है ताकि म्यांमार से हो रही भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। मित्रों, दुनिया भर के इंटेलिजेंस सर्कल में एनएसए अजीत डोवल को लेकर के एक बात कही जाती है। अजीत डोवल कभी भी राजनयिकों की तरह घुमा घुमा कर बातें नहीं करते हैं। वो सीधी बात कहते हैं और जब मुद्दा देशभक्ति का हो तो अजीत डोवल के इरादे और शब्द सख्त हो जाते हैं। भारत के एनएसए की शख्सियत से जुड़े इसी पहलू को म्यांमार ने भी महसूस किया होगा।
अजीत डोवल ने साल 2014 में एनएसए का पद संभाला था। पिछले 12 साल में अजीत डोवल की कमान में भारतीय इंटेलिजेंस तंत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। डोवल की इसी लीडरशिप को प्रसिद्ध थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने अपने अध्ययन का केंद्र भी बनाया है। ओआरएफ के एक अध्ययन में बताया गया कि डोवल के आने के बाद भारतीय रणनीति में बड़े बदलाव आए। पहले दूसरे देशों के साथ भारत सॉफ्ट बैलेंसिंग के सिद्धांत पर चलता था, यानी भारतीय नीति का आधार संवाद होता था। अब भारत लिमिटेड हार्ड बैलेंसिंग के सिद्धांत पर चलता है, यानी अब भारत विवादों के समाधान के संवाद को ही पहली प्रक्रिया मानता है। लेकिन अगर संवाद से आगे बढ़कर कठोर कदम उठाने की जरूरत पड़े तो भारत उससे भी पीछे नहीं हटता है। अजीत डोवल की इस रणनीति की एक झलक एनएसए का पद संभालने के बाद भी नजर आई थी। एनएसए बनने के बाद अजीत डोवल ने एक भाषण में कहा था, भारत अब 3 प्रकार की रणनीतिक नीतियां अपनाएगा। पहली रणनीति रक्षात्मक होगी, यानी भारत अपने हितों की सुरक्षा करेगा। दूसरी रणनीति रक्षात्मक और आक्रामक का संतुलन होगी, यानी हितों की रक्षा के लिए अगर सैन्य विकल्प अपनाना पड़ेगा तो भारत पीछे नहीं हटेगा। तीसरी नीति शुद्ध रूप से आक्रामक होगी। इसका मतलब है अगर भारत को अपने हितों पर खतरा महसूस होगा तो वो पहले आक्रमण का कदम भी उठा सकता है। पिछले 6 साल में डोवल की नीतियों के 2 बड़े उदाहरण सामने आ चुके हैं। वर्ष 2020 में जब गलवान का टकराव हुआ तब भारत ने डोवल की दूसरी नीति अपनाई थी, यानी संवाद के साथ भारत ने एलएसी पर बड़ी सैन्य तैनाती करके चीन को अपनी शक्ति महसूस कराई। आज भी भारत ने लद्दाख की एलएसी पर तकरीबन 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं ताकि चीन को यह एहसास रहे कि भारत का रक्षात्मक और आक्रामक रवैया बरकरार है। पिछले ही साल डोवल की नीति के तीसरे हिस्से का गवाह पाकिस्तान बना था। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की थी। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों को समझ में आ गया था कि वो पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है। आतंक के प्रति इसी प्रण को अजीत डोवल ने दिल्ली में चल रही बैठक यानी बिम्स्टेक के मंच से दोहराया भी। We have advanced and strengthened. हमने आतंक से लड़ने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। हमने आतंकवाद समेत समुद्री सुरक्षा और साइबर क्राइम के खिलाफ भी सहयोग को आगे बढ़ाया है। हम आश्वस्त हैं कि इन मुद्दों पर हमारा सहयोग आगे बढ़ता रहेगा। New and emerging threats together. डोवल ने 7 साल तक पाकिस्तान में अंडरकवर इंटेलिजेंस ऑपरेटर के तौर पर काम किया है। इसी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को अजीत डोवल जड़ तक जानते और समझते हैं। पाकिस्तान के साथ ही साथ डोवल ने भारत के एक और पारंपरिक प्रतिद्वंदी यानी चीन को लेकर भी नीतियों में बड़े बदलाव किए। चीन के लिए डोवल की डॉक्ट्रिन को 4D का नाम दिया जाता है। अब हम आपको डोवल की इसी 4D डॉक्ट्रिन से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। इस डॉक्ट्रिन में पहला डी है डेटरेंस यानी प्रतिरोध। गलवान के बाद बड़ी तैनाती के साथ साथ भारत ने नौसेना में बड़ा निवेश करना शुरू कर दिया ताकि हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों को रोका जा सके। डोवल डॉक्ट्रिन में दूसरा डी है डिप्लोमेसी यानी कूटनीति। एनएसए अजीत डोवल ने क्वाड से लेकर ITU-2 जैसी नई साझेदारियों के जरिए चीन पर दबाव बढ़ाया। तीसरा डी है डिनायल यानी अस्वीकृति। अजीत डोवल की नीतियों के तहत भारत ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दूरी बनाई। इसके साथ साथ चीन से आने वाले निवेश को सीमित किया गया। सुरक्षा के लिहाज से चीन के 50 से ज्यादा ऐप्स को भारत में बैन किया गया। डोवल डॉक्ट्रिन में चौथा डी है डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र। डोवल के कार्यकाल के दौरान फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग तेजी से आगे बढ़ा है। खासकर इजराइल के साथ भारत का रक्षा सहयोग और इंटेलिजेंस शेयरिंग में इजाफा हुआ है, जिससे चीन के खिलाफ भारत की सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। अजीत डोवल की हमेशा 2 ही प्राथमिकताएं रही हैं। पहला है राष्ट्रहित और दूसरी है राष्ट्र की सुरक्षा। इन्हीं प्राथमिकताओं को लेकर अजीत डोवल ने एक भाषण में महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की थी। एनएसए अजीत डोवल ने कहा था, इन द गेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी देयर आर नो सिल्वर मेडल्स, यानी सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां रत्ती भर भी कमी या लापरवाही नहीं की जा सकती। अजीत डोवल की डॉक्ट्रिन आपने देखी और समझी। अब हम आपको एनएसए अजीत डोवल से जुड़ा एक रिकॉर्ड बताने जा रहे हैं। आधुनिक इतिहास में अजीत डोवल का नाम सबसे लंबे वक्त तक सुरक्षा सलाहकार का पद संभालने वाली हस्तियों की सूची में शामिल हो गया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है रूस के पूर्व सुरक्षा समिति के सचिव निकोलाई पत्रुशेव। रूस में यह पद सुरक्षा सलाहकार के समानांतर माना जाता है। निकोलाई ने 16 साल तक इस पद को संभाला था। दूसरे नंबर पर है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल।
बतौर एनएसए डोवल की सेवा को 12 वर्ष बीत चुके हैं। तीसरे नंबर पर है अमेरिका के पूर्व राजनयिक हेनरी किसिंगर, जिन्होंने 6 साल से ज्यादा वक्त तक सुरक्षा सलाहकार का पद संभाला। चौथे नंबर पर अमेरिका के पूर्व सुरक्षा सलाहकार मैकजॉर्ज बंडी है। मैकजॉर्ज 5 साल और 1 महीने तक सुरक्षा सलाहकार रहे। 5वें नंबर पर है इजराइल के पूर्व सुरक्षा सलाहकार मेयर बेन शब्बात। शब्बात 4 साल तक इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे थे। ये सभी लोग सेवा से रिटायर हो चुके हैं। सिर्फ अजीत डोभाल ही ऐसे हैं जो अब भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर हैं। जिस तरह बिम्स्टेक में अजीत डोभाल की सक्रियता नजर आ रही है, वो बताती है कि आने वाले वक्त में भी अजीत डोभाल देश की सेवा करते रहेंगे। मित्रों, एक वक्त था जब बिम्स्टेक पारंपरिक कूटनीतिक मंच की तरह काम करता था, लेकिन डोभाल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने के बाद बिम्स्टेक की दशा और दिशा दोनों बदल गई। वर्ष 2014 के बाद भारत की पहली बार बिम्स्टेक के सुरक्षा सलाहकारों की सालाना बैठक होनी शुरू हुई। डोभाल की नीतियों ने बिम्स्टेक में भारत की सक्रियता को बढ़ाया है। पड़ोसी देशों के लिए भारत ने आर्थिक मदद को सहयोग बढ़ाने का जरिया बनाया। भारत ने बांग्लादेश में रेल नेटवर्क और बंदरगाह बनाने के लिए क्रेडिट लाइन दी। आर्थिक तंगी के दौर में श्रीलंका को भारत से मदद मिली। नेपाल, म्यांमार और भूटान में भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। थाईलैंड के साथ भारत ने निवेश और व्यापार को तरजीह दी। पहले आर्थिक सहयोग आगे बढ़ाया गया और फिर इसी सहयोग को डोभाल सैन्य और इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे ले गए। सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से अजीत डोभाल ने यह सुनिश्चित किया कि सहयोग में सभी पक्षों के हित शामिल हों, ताकि चीन की तरह भारत को भी एक क्षेत्रीय दबंग देश के तौर पर ना देखा जाए। अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इसीलिए उनके चर्चे पाकिस्तान में भी खूब होते हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक और सुरक्षा विश्लेषक हुसैन हक्कानी की किताब में भी अजीत डोभाल का जिक्र है। अपनी किताब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, व्हाई कांट वी जस्ट बी फ्रेंड्स में हुसैन हक्कानी ने लिखा है, अजीत डोभाल रूढ़िवादी सोच के शख्स नहीं है। वो आज भी एक इंटेलिजेंस ऑपरेटर की तरह ही सोचते हैं। अगर भारत के हितों की बात की हो तो अजीत डोभाल पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ देते हैं। अपने देश के लिए वो वैकल्पिक या नई किस्म की नीति को अपनाने में परहेज नहीं करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बाहरी खतरों और आतंकी गतिविधियों से देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय हैं। डोभाल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत के शत्रुओं को विदेशी जमीन पर ना तो शरण मिले और ना ही कोई मदद मिले। मित्रों, विद्वानों ने कहा है कि बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक देश के अंदर छिपे दुश्मन होते हैं। अपने देश में भी ऐसे ही कुछ शत्रु छिपे हुए हैं। ये सीधे सीधे हिंसा नहीं करते हैं, बल्कि हिंसा भड़काते हैं। ये अपने बयानों से बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और फिर तनाव बढ़ाते हैं। कभी ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान करते हैं, तो कभी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त नमाज पढ़ा करते थे। इन्हें संस्कृत विदेशी और उर्दू भारतीय भाषा लगती है। आज हम कट्टरपंथ की ऐसी खतरनाक सोच की वैचारिक मरम्मत करेंगे। मित्रों, एक मौलाना है जर्जिस अंसारी। मौलाना क्या है, समझिए कि आजकल जैसे सोशल मीडिया पर भांति भांति के इन्फ्लुएंसर होते हैं, वैसे ही जर्जिस अंसारी एक इस्लामिक इन्फ्लुएंसर है। वो धार्मिक प्रवचन देते हैं और कट्टरपंथियों के चहेते बन जाते हैं। इस्लाम का इन्हें कितना ज्ञान है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी इस्लामिक श्रेष्ठता साबित करने के लिए मौलाना जर्जिस अंसारी ने सीमा रेखा पार कर दी। मित्रों, शुद्ध हिंदी में इसे ही वाग विलास कहते हैं, यानी ऐसी बात जिसमें न तर्क हो न तथ्य। अब बोलना है इसलिए कुछ भी कह देना है। लेकिन मौलाना जर्जिस के इस बयान को वाग विलास कहकर भुलाया नहीं जा सकता। यह जानबूझकर सनातन के आराध्य और प्रतीक पुरुषों का अपमान है। मौलाना जर्जिस अंसारी ने भगवान श्री कृष्ण को नमाज से जोड़कर और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को इस्लाम से जोड़कर सनातन की पवित्रता पर शाब्दिक प्रहार किया है। मित्रों, सबसे पहले हम भगवत गीता के उस श्लोक को समझते हैं जिसके हवाले से ये कट्टरपंथी मौलाना भगवान श्री कृष्ण को इस्लाम से जोड़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग के बारे में बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योगी को चाहिए कि वो एकांत रहकर मन और शरीर को अच्छी तरह नियंत्रित कर सभी आशाओं और संग्रह की भावना से मुक्त होकर निरंतर अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाए। यह श्लोक ध्यान योग के व्यवहारिक पक्ष की चर्चा करता है, बताता है कि बाहरी शांति, आंतरिक नियंत्रण और आसक्ति मुक्ति ध्यान योगी के लिए महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में कहीं भी नमाज,
या इस्लामी आचरण की चर्चा नहीं है, लेकिन मौलाना जर्जिस अंसारी ने सनातनी धर्म ग्रंथ की मनमानी और गलत व्याख्या की और भगवान कृष्ण को नमाज से जोड़ दिया। ये सब कुछ उन्होंने इस्लाम को श्रेष्ठ बताने के लिए किया। सोचिए, जो कौम अपने आराध्य पर एक छोटी सी टिप्पणी भी सहन नहीं करती, उनकी भावनाएं इतनी नाजुक है कि अगर सपने में भी लगे कि किसी ने उनके आराध्य पर टिप्पणी की है तो वो तत्काल सड़क पर उतर आते हैं, सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए जाने लगते हैं। उसी कौम के कथित स्कॉलर कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण नमाज पढ़ते थे। सोचिए, अगर इसका उल्टा हुआ होता तो क्या होता? आहत भावना गैंग सड़क पर पोस्टर लेकर उतर गया होता, ठीक वैसे ही जैसे चंद महीने पहले आई लव मोहम्मद के मामले में हुआ था। हिंसक नारे लगते, पथराव होता, बयान देने वालों के सर तन से जुदा करने के नारे लगने लगते, उसे मृत्युदंड देने की मांग उठने लगती। लेकिन जब मौलाना जर्जिस भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को इस्लाम से जोड़ रहे हैं तो सद्भाव और गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले मौन हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। इस सामूहिक सन्नाटे के खिलाफ साधु संत जरूर मुखर हुए हैं। संतों ने मौलाना जर्जिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सर तन से जुदा कहने वाले अगर दूसरे धर्म के देवता पर ऐसी विवादित टिप्पणी करेंगे, सनातन में विष्णु के अवतार को 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला बताएंगे, तो कम से कम कार्रवाई की मांग तो होगी ही। ऐसे जिहादी प्रवृत्ति के लोग लगातार सनातन संस्कृति को अपमानित करने के लिए हमारे हिंदू जनमानस के आस्था से कुठाराघात करने का काम करते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर आप कठोरतम कार्रवाई करने का काम करिए। ऐसे मौलाना पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे मौलानों को पूरे तरीके से भारत से भगा देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि हमारे हिंदू देवी देवताओं का कोई अपमान न कर सके। ऐसी बयानबाजी ना करें और अपने अपने धर्म में अपनी अपनी जो गतिविधियां हैं उनका बोल करके, देख करके प्रमाण सहित ही बात करें। मित्रों, ये पहली बार नहीं है जब सनातन के पवित्र धार्मिक प्रतीकों को इस्लाम से जोड़कर उनका अपमान करने की साजिश की गई है। आपको याद होगा, जाकिर नाइक भी अपनी सभाओं में ऐसा ही किया करता था। सनातन के अपमान का विषाक्त विचार वही है, बस चेहरा बदल गया है। यहां हम आपको मौलाना जर्जिस अंसारी के दागदार अतीत के बारे में भी जानकारी साझा करना चाहेंगे। 2016 में वाराणसी की एक महिला ने इस इस्लामिक उपदेशक के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। सितंबर 2022 में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जर्जिस को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। जेल जा चुका है ये मौलाना। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद फिलहाल बाहर है। जून 2022 में जर्जिस ने महिलाओं और अनुसूचित जाति को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इस बयान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया था। इसी वर्ष फरवरी में इसने बाबरी मस्जिद को लेकर विवादित बयान दिया था। साथ ही इसने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को पश्चिम बंगाल शिफ्ट होने की सलाह भी दी थी। समझिए, यह कट्टरपंथी आदतन अपराधी है। इस्लामिक उपदेशक के रूप में अपनी दुकान चलाने के लिए यह हिंदू देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है। जरूरी है कि सनातन का अपमान करने वाले ऐसे कट्टरपंथी सोच पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की मांग को लेकर लखनऊ में हिंदू महासभा से जुड़े कार्यकर्ता हजरतगंज कोतवाली पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उन्होंने जर्जिस पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का भी आरोप लगाया। लखनऊ पुलिस ने इस बेलगाम मौलाना के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब आपको दिखाते हैं मौलाना जर्जिस पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। बीएनएस की धारा 302 धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने पर यह लगाई जाती है, तो धारा 302 ये लगाई गई है। और इसके अलावा जब हम बात करें तो इसमें अगर अपराध साबित होता है तो इसमें 1 साल की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है। एफआईआर इसमें हुई है। उम्मीद है पुलिस मौलाना जर्जिस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। ये बहुत जरूरी है। जरूरी यह भी है कि ऐसे मौलानाओं को बताया जाए कि सनातन संस्कृति इस्लाम के जो उदय था उससे हजारों वर्ष पहले से अस्तित्व में है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को नमाज से जोड़ना सिर्फ मौलाना का अज्ञान और ओछापन है। डीएनए मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि दूसरों की मौलिक पहचान को मिटाकर उसे अपने रंग में रंगना अध्यात्म नहीं है, वैचारिक जबरदस्ती है। यह वैचारिक जबरदस्ती सिर्फ मौलाना जर्जिस ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोग भी कर रहे हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली है। इन्हीं में से एक नाम है बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद आजाद का।
मौलाना जर्जिस ने भगवान श्री कृष्ण यानी एक देवता भगवान का अपमान किया तो मोहम्मद जावेद आजाद ने देव भाषा यानी संस्कृत का अपमान किया। पहले सुनिए कांग्रेस सांसद ने संस्कृत के बारे में क्या कहा। हम चाहते हैं कि उर्दू जो हिंदुस्तानियों की जुबान है, ये कोई बाहर से नहीं आई है। संस्कृत बाहर से आई है, अंग्रेजी बाहर से आई है, हिंदी और उर्दू ये हमारी जबान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, इसको हम खत्म नहीं होने। सोचिए, जिस संस्कृत को भाषा विज्ञानी दुनिया की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषाओं में से एक मानते हैं, जिस संस्कृत में वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, आयुर्वेद, योग और ज्योतिष जैसे ग्रंथ रचे गए हैं, जो संस्कृत हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती जैसी आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है, उसी संस्कृत को कांग्रेस के सांसद विदेशी भाषा कह रहे हैं और उर्दू को भारत की भाषा बता रहे हैं। मित्रों, आज मोहम्मद जावेद आजाद जैसे उर्दू प्रेमियों को समझना चाहिए कि संस्कृत की उत्पत्ति ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व मानी जाती है। वैदिक काल में संस्कृत का भाषा के रूप में विकास हुआ, जबकि उर्दू का विकास मध्यकाल यानी 1400 से 1700 के बीच हुआ। यानी संस्कृत उर्दू से करीब 3000 वर्ष पुरानी भाषा है। संस्कृत के शब्दकोश में 90% शब्द इंडो आर्यन यानी भारतीय मूल के हैं, जबकि उर्दू के शब्दकोश में करीब 60% शब्द संस्कृत, फिर से सुनिएगा, 60% शब्द संस्कृत, 35% शब्द फारसी और बाकी अन्य अरबी भाषाओं से जुड़े हुए हैं। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है। हिंदी भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, जबकि उर्दू नस्तालीक यानी फारसी अरबी लिपि में लिखी जाती है। यह भारतीय लिपि नहीं है। भारत का वैदिक साहित्य और समृद्ध पारंपरिक ज्ञान संस्कृत में लिखे गए ग्रंथों में दर्ज है, जबकि उर्दू में मुख्य रूप से साहित्य, शायरी और आक्रांताओं से जुड़े ऐतिहासिक रचनाएं दर्ज हैं। विद्वान कहते हैं कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह संस्कृति और विचारों के विकास का माध्यम भी होती है। संस्कृत भारतीय संस्कृति और सनातन विचारधारा की भाषा है, जबकि उर्दू इस्लामिक आक्रांताओं के दौर में दरबारों में प्रयुक्त होने वाली भाषा रही है। जो लोग उर्दू को भारतीय भाषा बता रहे हैं, उनके आदर्श कौन है और उनकी मानसिकता कैसी है, इसे आप सहज ही समझ सकते हैं। इसीलिए इसका विरोध भी हो रहा है। भारत की संस्कृति का जो है सबसे बड़ा आधार भाषा के माध्यम से अगर कहें, लिखित जो हमारे ग्रंथ हैं जितने, वो सब ग्रंथ जो है संस्कृत में है। इसलिए जो है संस्कृत की अगर कोई जो है आलोचना करे, उसके खिलाफ अगर बोले, तो ये देशद्रोह का मुकदमा और भारत के खिलाफ का मामला जो है बनता है। देखिए, कांग्रेस की दुर्गति ऐसे ही भाषाविदों के चलते हो रही है। उन्हें शायद न तो भाषा विज्ञान की जानकारी है और न ही ऐतिहासिकता की जानकारी है। मित्रों, समझिए, संस्कृत का विरोध वैभवशाली भारतीय विरासत का विरोध है। संस्कृत को विदेशी भाषा बताना समृद्ध वैदिक विरासत का अपमान है। आज मोहम्मद जावेद आजाद जैसे लोगों को संस्कृत को लेकर जर्मन विद्वान और भाषाविद मैक्स मूलर के इस कथन को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था कि यदि संस्कृत मर जाती है तो भारत की आत्मा मर जाएगी। यह ज्ञान का सबसे शक्तिशाली माध्यम। संस्कृत में सिर्फ वैदिक ज्ञान ही नहीं है, नियमबद्ध व्याकरण वाली भाषा होने के कारण इसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एआई और मशीनी अनुवाद के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। यूनेस्को इसे सांस्कृतिक धरोहर मानता है, यानी ये केवल भारत की नहीं, पूरी मानवता की भाषा है। सोचिए, ऐसी समृद्ध भाषा का विरोध करने वाले इसे विदेशी कहने वाली संकुचित एक पक्षीय सोच के शिकार हैं। मित्रों, इसी एक पक्षीय सोच के शिकार लोग एक मुख्यमंत्री के मंदिर जाने पर भी सवाल उठा रहे हैं। इनकी धर्मनिरपेक्षता इतनी संवेदनशील और नाजुक है कि एक हिंदू सीएम के मंदिर जाने भर से वो आहत हो जाती है। यही सीएम जब ईसाई और मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिलते हैं, चर्च और मस्जिद जाते हैं, तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। केरलम के मुख्यमंत्री बीडी सतीशन इसी महीने की 11 तारीख को कोल्लूर श्री मुकाम्बिका मंदिर गए। बीडी सतीशन के मंदिर जाने का वीडियो आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं। यह मंदिर कर्नाटक के उडुपी जिले में है। मंदिर में मुख्यमंत्री सतीशन ने एक सनातनी आस्तिक की तरह पूजा अर्चना की, अपने इष्ट का आशीर्वाद दिया। लेकिन केरल में कांग्रेसी मुख्यमंत्री का मंदिर जाना लेफ्ट पार्टियों को अच्छा नहीं लगा। स्वयं को धर्मनिरपेक्षता की इकलौती ध्वजावाहक मानने वाली लेफ्ट पार्टियों ने सीएम सतीशन की धार्मिक यात्रा पर सवाल उठा दिए। कहा, केरलम के सीएम सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे, यानी मुख्यमंत्री की निजी आस्था को भी वोट वाली राजनीति से जोड़ा जाने लगा।
इन आरोपों से आहत सीएम सतीशन ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। When I am going for Mogambica temple, it is my personal right. मुकाम्बिका मंदिर जाना मेरा निजी अधिकार है। मुझे ईश्वर में आस्था रखने का संवैधानिक अधिकार है। How can he say that is soft Hindutva? इसे सॉफ्ट हिंदुत्व कैसे कहा जा सकता है? मैं पिछले 37 सालों से मुकाम्बिका मंदिर जा रहा हूँ। मैं कोल्लूर मुकाम्बिका का भक्त हूँ। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है। I am a devotee of Kollur Mogambica. I am very happy to say that. सोचिए लेफ्ट का वैचारिक आतंक कितना है कि कांग्रेस के सीएम को बताना पड़ रहा है कि मेरी निजी आस्था भी महत्व रखती है। एक सीएम को बताना पड़ रहा है। संविधान मुझे भी अपने धर्म को मानने का अधिकार देता है, उनको कहना पड़ रहा है। मित्रों, अब आपको न्यूज वॉल पर एक तस्वीर दिखाते हैं। इन तस्वीरों में सीएम सतीशन एक चर्च में दिख रहे हैं। ये देखिए, चर्च में नजर आ रहे हैं सतीशन। केरलम के मुख्यमंत्री हैं। ईसाई धर्मगुरुओं से उन्होंने मुलाकात की। बहुत पुरानी तस्वीर नहीं है ये। सिर्फ 24 घंटे पहले सीएम सतीशन तिरुवनंतपुरम के एक चर्च के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने ईसाई धर्मगुरुओं से मुलाकात की। सीएम सतीशन का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। वीडियो 17 मई का है। तब सीएम तिरुवनंतपुरम में एक बिशप के घर गए थे। यहां उन्होंने ईसाई धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी। सोचिए, अपनी निजी आस्था में सीएम मंदिर जाते हैं तो लेफ्ट को तस्वीर चुभ जाती है। वो सवाल उठाते हैं, धर्मनिरपेक्षता को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन वही सीएम जब चर्च जाते हैं तो कोई सवाल नहीं उठाता। तब इन्हें धर्मनिरपेक्षता की याद नहीं आती। सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें आपत्ति सीएम के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने से नहीं है। इन्हें आपत्ति है मुख्यमंत्री के मंदिर जाने से, उनके पूजा पाठ करने से। मित्रों, यही सोच बंटवारे वाली मानसिकता का पोषण करती है। इसे संविधान, धर्मनिरपेक्षता से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने राजनीतिक हित से मतलब है। सीएम सतीशन ने धर्म को अपना निजी और संवैधानिक अधिकार बताया। मित्रों, मुख्यमंत्री के लिए ऐसा कोई संवैधानिक नियम नहीं है कि वो किसी धार्मिक स्थल पर नहीं जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मुख्यमंत्री समेत सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को मानने और उसका पालन करने का अधिकार है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन है। मुख्यमंत्री व्यक्ति के रूप में पूजा अर्चना कर सकते हैं। यह निजी आस्था का विषय है। सीएम को संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना होता है। कांग्रेस की विचारधारा में विविधता देखिए। कांग्रेस पार्टी से आने वाले एक सीएम सनातन का सम्मान करते हैं, मंदिर जाते हैं और उसी पार्टी के उर्दू प्रेमी सांसद सनातन की पहली भाषा, देव भाषा, संस्कृत को विदेशी भाषा बताते हैं। खैर, कांग्रेस के शीर्ष नेता इस वक्त ये सब नहीं देख रहे। उन्हें इस समय सिर्फ परिसीमन दिखाई दे रहा है। सच पूछिए तो कांग्रेस इन दिनों परिसीमन बिल के नाम से परेशान है। डीएनए मित्रों, 3 दिन बाद यानी सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले परिसीमन विधेयक के खिलाफ कांग्रेस ने अभी से मोर्चा खोल दिया है। वो परिसीमन विधेयक जिसे सरकार 2/3 बहुमत नहीं होने की वजह से 3 महीने पहले संसद से पास नहीं करा पाई थी, उस विधेयक को आगामी सत्र में फिर से लाया जा सकता है। इसी बात से कांग्रेस परेशान है। वैसे मॉनसून सत्र का एजेंडा अभी तक नहीं आया है, लेकिन सवाल है कांग्रेस परिसीमन विधेयक के खिलाफ क्यों है? क्या इस बार भी वो अप्रैल की तरह परिसीमन विधेयक के खिलाफ विपक्ष को एकजुट रखने में कामयाब हो पाएगी? परिसीमन बिल से किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसकी राजनीति पर असर पड़ेगा? इन सवालों को डिकोड करने से पहले देखते हैं कि कांग्रेस ने आज इस बिल का किस तरह विरोध किया। मित्रों, आज सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय दल की रणनीतिक बैठक हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक के बाद कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो कई प्रस्तावित विधेयकों का विरोध करेगी। इनमें परिसीमन विधेयक सबसे प्रमुख है। कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारी ये राय रही है, हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करते रहेंगे। कांग्रेस का कहना है कि वो विपक्षी पार्टियों की एकजुटता बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगी। वो विपक्षी एकता जिसमें सुप्रिया सूले के बयान के बाद सेंध लग चुकी है। वो विपक्षी एकता जो डीएमके से कांग्रेस का गठबंधन टूटने के बाद कमजोर हो चुकी है। वो विपक्षी एकता जो टीएमसी के 20 सांसदों के एनडीए खेमे में जाने के बाद संख्या बल में कम हुई है। वो विपक्षी एकता जो उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के टूटने के बाद अप्रैल की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है जिस वक्त अप्रैल में हुआ करती थी।
कांग्रेस विपक्षी दलों के संपर्क में रहने का दावा कर रही है, तो विपक्षी दलों के नेता सरकार के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम को आज उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी झटका दे दिया। सुप्रिया सूले के बाद अब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी शर्तों के साथ परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के संकेत दिए। एक भूमिका अगर सरकार लेकर अमेंडमेंट लेकर सामने आती है और सभी से चर्चा करती है तो उस बात पर चर्चा हो सकती है। निर्णय जो है इस बारे में क्या करना है कोई अकेली पार्टी नहीं करेगी इंडिया ब्लॉक में, ना शिवसेना करेगी, ना एनसीपी करेगी, ना और कोई करेगी, ना कांग्रेस करेगी। सुना आपने, संजय राउत भी सुप्रिया सूले की तरह संकेत दे रहे हैं, यानी हर राज्य की सीट में 50% बढ़ोतरी होती है तो उनकी पार्टी विचार कर सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि कोई एक पार्टी ये तय नहीं कर सकती, यानी कांग्रेस का एक तरफा फैसला उन्हें मंजूर नहीं है। उद्धव गुट के पास अब लोकसभा में 3 सांसद ही बचे हैं, लेकिन जब एक एक सांसद का समर्थन महत्वपूर्ण है उस समय ये बयान मायने रखते हैं। सोचिए, एक तरफ कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई है, दूसरी तरफ 2/3 बहुमत का आंकड़ा पाने में सरकार के लिए रोज समर्थन बढ़ रहा है। इस सब के बीच सरकार ने मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार विपक्ष को मानसून सत्र के एजेंडे से अवगत कराएगी, यानी औपचारिक रूप से यह बताया जाएगा कि इस सत्र के दौरान संसद में कौन कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने परिसीमन विधेयक को लेकर अलग से एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सरकार के संशोधित प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग बुलाने को कहा है, मगर सरकार ने विपक्ष से कहा है वो सेशन के एजेंडे का इंतजार करे। मुझे लगता है कि इस सेशन का एजेंडा आ जाने दीजिए, जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पास हो जाने दीजिए, जो तय होगा वो अभी डिस्कस होगा। पहले से वो लेकर के इस तरह से अप्रीहेंड क्यों कर रहे हैं? मित्रों, महाराष्ट्र की पार्टियों के यू-टर्न लेने और टीएमसी में बंटवारे के बावजूद इस बिल को पास कराने के लिए डीएमके का समर्थन जरूरी है, लेकिन जिस शर्त को आधार बनाकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी बिल का समर्थन कर सकती है, वही डीएमके के समर्थन की बुनियाद भी बन सकती है। तमिलनाडु में चुनाव के बाद अब डीएमके के पास कांग्रेस का साथ देने की मजबूरी नहीं है। इस तरह उसके विरोध का मुख्य आधार सिर्फ ये बचता है कि दक्षिण की सीटें कम हो जाएंगी और उत्तर भारत को इसका फायदा होगा। लेकिन अगर सरकार सभी राज्यों में समान रूप से 50% सीटें बढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है तो उसके विरोध का कोई कारण नहीं रह जाएगा। 50% सीट बढ़ने के बाद लोकसभा में अलग अलग राज्यों की सीटें कितनी हो जाएंगी, ये भी आपको जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा की 80 सीटें हैं जो बढ़कर 120 हो जाएंगी। महाराष्ट्र की 48 सीटें बढ़कर 72 हो जाएंगी। बिहार में 40 सीटें हैं जो परिसीमन के बाद 60 हो जाएंगी। तेलंगाना में अभी 17 सीटें हैं जो परिसीमन के बाद 26 हो जाएंगी, जबकि तमिलनाडु में 39 से बढ़कर 59 सीटें हो जाएंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल में परिसीमन विधेयक पर चर्चा के दौरान स्पष्ट रूप से कहा था कि परिसीमन के बाद दक्षिण राज्यों का प्रतिनिधित्व घटने के बजाय बढ़ जाएगा। गृह मंत्री ने कहा था कि अभी 543 सदस्यों वाली लोकसभा में दक्षिण के राज्यों की सीटें 129 हैं। इस तरह दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व 23.76% है, लेकिन परिसीमन के बाद दक्षिण के राज्यों की सीटें बढ़कर 195 हो जाएंगी और उनका प्रतिनिधित्व बढ़कर 23.87% हो जाएगा। लेकिन उस वक्त राज्यों की सीट 50% बढ़ाने की बात बिल के नहीं होने के कारण विपक्ष का विरोध जारी रहा। विपक्ष की आशंकाओं को दूर करते हुए गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि वो 1 घंटे के भीतर विधेयक में सभी राज्यों के लिए 50% सीटें बढ़ाने का आधिकारिक लिखित संशोधन शामिल करने को तैयार हैं। लेकिन तब तक विपक्ष ने विरोध से पीछे नहीं हटने का अपना मन बना लिया था, इसी वजह से बिल पास नहीं हो पाया। सुप्रिया सूले के बयान पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन गृह मंत्री के पिछले बयान से साफ है कि सरकार हर राज्य में 50% सीट बढ़ोतरी के लिए तैयार हो सकती है। इस वजह से डीएमके भी विरोध से पीछे हट सकती है। अगर वो वोटिंग के समय सदन से दूर भी रहती है तो बिल पास होने में मदद मिलेगी। हालांकि अभी तक डीएमके का आधिकारिक रुख सामने नहीं आया है। डीएनए मित्रों, अब आपको यह जानना चाहिए कि परिसीमन के पीछे क्या सोच है। सरकार परिसीमन क्यों करना चाहती है? इसकी पहली वजह यह है कि 2026 के बाद परिसीमन कराना एक कानूनी और संवैधानिक बाध्यता है। 84 में संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या को 2026 तक फ्रीज किया जाना था।
फ्रीज किया गया था इसको, यानी इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसके बाद परिसीमन होना आवश्यक है। परिसीमन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश की आबादी पिछले 50 साल में काफी तेजी से बढ़ी है। इसकी वजह से प्रति सीट के हिसाब से आबादी का बोझ भी बढ़ गया है। 50 साल पहले जब परिसीमन हुआ था तो देश की आबादी केवल 55 करोड़ थी, लेकिन 2011 में यह बढ़कर 121 करोड़ पर पहुंच गई। इसके बावजूद लोकसभा सीटों की संख्या उतनी ही रही, यानी 1976 में 10,13,000 की आबादी के लिए एक सांसद थे, जबकि 2011 की जनगणना के आधार पर 22,30,000 की आबादी पर एक सांसद है। और यह आंकड़ा 2011 का है, तब से 15 साल बीत चुके हैं। आबादी के अनुमान के आधार पर 2026 में 27,20,000 की आबादी पर एक सांसद है। लेकिन अगर परिसीमन बिल के आधार पर सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाती है तो 18,10,000 की आबादी पर एक सांसद होंगे। निर्वाचन क्षेत्र छोटा होगा तो सांसद का जनता से जुड़ाव भी बढ़ेगा, साथ ही अपने सांसद तक जनता की पहुंच भी बढ़ेगी। दक्षिण के राज्यों की सीट खत्म होने की चिंता दूर होने के बाद विपक्ष के पास इस बिल का विरोध करने का कोई मजबूत आधार नहीं है। साथ ही बिल के पास होने से 2029 से ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण भी मिलने लगेगा, यानी अगले चुनाव में न सिर्फ लोकसभा सीटों का नक्शा बल्कि राजनीति का चेहरा भी बदल जाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां भी अब परिसीमन बिल पर सरकार के साथ आने का संकेत दे रही हैं। और सरकार भी परिसीमन विधेयक तभी पेश करेगी जब उसे पूरा भरोसा हो जाएगा कि उसके पास 2/3 बहुमत मौजूद है। डीएनए मित्रों, अब हम भारतीय रेल के काले धुएं से सफेद भाप तक के सफर का विश्लेषण करने वाले हैं। कोयला और फिर डीजल से चलने वाली ट्रेन जो काला धुआं छोड़ती थी, अब वो सिर्फ पानी का सफेद भाप छोड़ेगी। कल यानी 17 जुलाई 2026 का दिन भारतीय रेलवे के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पहली और दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। आप भी सोच रहे होंगे ये ट्रेन होगी कैसे, ये किस रूट पर चलेगी, इसका किराया क्या होगा और सबसे बड़ा सवाल कि हाइड्रोजन से ट्रेन चलेगी कैसे। हमारे इस विश्लेषण के अंत तक आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच संचालित होने वाली है। ये रूट करीब 90 किलोमीटर लंबा है। इस ट्रेन में 10 यात्री कोच होंगे और ये एक सफर में 2600 यात्रियों को ले जाएगी। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली इस ट्रेन की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक नॉन एसी ट्रेन है। इसमें चेयर कार और खड़े होकर सफर करने के लिए हैंड ग्रिपर हैं। और सबसे जरूरी बात, इसका किराया क्या होगा। जींद से सोनीपत तक सफर करने वालों के यात्रियों को 25 रुपए किराया देना होगा। इस ट्रेन का न्यूनतम किराया सिर्फ 5 रुपए होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रेन बिना डीजल या बिजली के चलेगी कैसे। डीएनए मित्रों, इस ट्रेन के इंजन में हाइड्रोजन की टंकियां रखी जाएंगी और ट्रेन का इंजन हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के जरिए खुद अपनी बिजली बनाएगा। इस ट्रेन की खासियत यह है कि इससे जरा भी प्रदूषण नहीं होता है। इसका इंजन जहरीले धुएं की जगह सिर्फ पानी की भाप छोड़ता है। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि जब बिजली से चलने वाली ट्रेनें मौजूद हैं तो हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ी, इसके फायदे क्या हैं। CSTEP यानी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी के शोध के मुताबिक एक हाइड्रोजन ट्रेन अपने पूरे जीवन काल यानी 30 साल में डीजल ट्रेन के मुकाबले करीब 18 से 33 करोड़ रुपए की भारी बचत करा सकती है। अब इलेक्ट्रिक ट्रेन के मुकाबले इसकी बचत भी देख लीजिए। यह ट्रेन रोजाना 5 घंटे के सफर में करीब 12,000 यूनिट बिजली पैदा करेगी, यानी एक हफ्ते में रेलवे के बिजली ग्रिड पर 84,000 यूनिट का भार कम पड़ेगा। यह 500 घरों के एक महीने के बिजली खपत के बराबर है। हाइड्रोजन ट्रेन को फिलहाल जींद सोनीपत रूट पर संचालित किया जाएगा, लेकिन भविष्य में ऐसी 35 ट्रेन चलने वाली हैं। भारत सरकार ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत रेलवे देश के अलग अलग हेरिटेज और पहाड़ी रूट्स पर 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। आपको ये जानना चाहिए कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आज से 8 साल पहले जर्मनी में चली थी, लेकिन कल जब जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन निकलेगी तो भारत जर्मनी, जापान और चीन के साथ उस एलीट लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिन देशों की पटरियों पर जीरो प्रदूषण फैलाने वाली हाइड्रोजन ट्रेनें चलती हैं। यानी आप इस कदम को रेलवे के इतिहास में भारत की हाइड्रोजन क्रांति भी कह सकते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन ट्रेन के अलावा पंजाब के जालंधर से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत
अलग अलग राज्यों में फिर से विकसित किए गए 75 रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान आधुनिक सुविधाओं से लैस इन स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। डीएनए मित्रों, भारतीय रेलवे हर दिन औसतन 2.5 करोड़ यात्रियों को सेवा देता है। इसीलिए भारतीय रेल देश की लाइफ लाइन मानी जाती है। बेहतर रेल सेवा मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 12 साल में मोदी सरकार ने रेलवे के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। 2014 से पहले भारत का रेल बजट लगभग 32,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में यह 2 करोड़ 80 लाख रुपए है। यानी 12 साल में भारत का रेल बजट 9 गुना बढ़ गया है। 2014 से पहले देश के सिर्फ 20% रेलवे लाइंस का विद्युतीकरण हुआ था, लेकिन आज की तारीख में 99.6% रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। यह 0.4% भी उन पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में है जहां विद्युतीकरण लगभग नामुमकिन है। 2014 से पहले भारत में एक भी हाई स्पीड ट्रेन नहीं थी, लेकिन आज साल 2026 में 160 से ज्यादा हाई स्पीड ट्रेनें हैं। अगर सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो 2014 से पहले देश में 171 रेल हादसे प्रति वर्ष हुआ करते थे, लेकिन पिछले 11 साल में पिछले साल अगर हम बात करें सिर्फ 11 दुर्घटनाएं हुई। पिछले 12 सालों में भारतीय रेल में जो बदलाव हुआ है वो दिख भी रहा है, लेकिन अगले 21 सालों के लिए क्या प्लान है आपको ये भी जानना चाहिए। 2047 तक पूरे देश में 4,500 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चलाने का विजन है, जो हर छोटे बड़े शहर को जोड़ेगी। 2026-27 तक भारत की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने की तैयारी जोरों पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रेलवे को 100% डिजिटल और सुरक्षित बनाने का लक्ष्य है, जिससे दुर्घटनाओं में एक भी मौत ना हो। साल 2047 तक रेलवे को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट करने का लक्ष्य भी रखा गया है। भारत स्टीम से स्पीड वाले विजन पर काम कर रहा है और इसी विजन के तहत कल भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर दौड़ेगी। डीएनए मित्रों, अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिएगा, क्योंकि यह स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सावधान करने वाली खबर है। खबर यह है कि 5 साल पहले महातबाही मचाने वाला जो जानलेवा कोरोना था वो फिर से लौट आया है। इस बार आंध्र प्रदेश में 2 मरीजों की मौत हुई है जिन्हें कोरोना था। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में ये दोनों मौतें हुई हैं। YSR नाम के 52 साल के एक शख्स को बुखार और खांसी के बाद कोविड-19 की पुष्टि हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कडप्पा में ही एक और शख्स की मौत हुई है जो कोविड पॉजिटिव थे। हालांकि उन्हें डायबिटीज और किडनी की बीमारी भी थी। डराने वाली बात यह है कि इन 2 मौतों के अलावा आंध्र प्रदेश में 8 और लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इन 8 में से 5 कडप्पा जिले के ही हैं और बाकी 3 उनके संपर्क में आए हुए लोग हैं। सरकार की इस पर नजर है। लेकिन मित्रों, सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही नहीं, कोरोना यहां सिर्फ ऐसा नहीं कि आंध्र प्रदेश में ही कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों से भी लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आ रही हैं। वाराणसी में 27 साल का एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। उसे BHU अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई से भी ऐसी खबरें आई हैं। मशहूर गायक कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली NCR में भी कई लोग संक्रमित हैं और अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। मित्रों, 2020-21 में कोरोना ने जो वैश्विक तबाही मचाई थी वो हम सबको याद है। कोरोना वायरस केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं है, बल्कि प्रकृति और व्यवस्था की तरफ से मानव सभ्यता को मिली एक गंभीर चेतावनी भी थी। टीकाकरण के बाद लगा था कि दुनिया को इस महामारी से मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन आंध्र प्रदेश से आई खबर ने चेता दिया है कि कातिल कोरोना फिर से लौट आया है। विशेषज्ञों का कहना है ये कोरोना का ओमिक्रॉन सब वेरिएंट होने का संदेह है। वैसे तो सामान्यतः कम गंभीर वेरिएंट ये होता है, लेकिन जिस तरह लोगों की जान गई उससे भय पैदा हो रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसमें इम्यून बड़ा फैक्टर है। हम आपको सुनाते हैं डॉक्टर्स इस पर क्या कह रहे हैं। कोरोना एक वायरस है जो नेचुरली एनवायरनमेंट में अब प्रेजेंट रहने लग गया है। जब भी उसके अंदर कोई भी जेनेटिक म्यूटेशन आती है, जब भी मौसम में बदलाव आता है, जब भी कम्युनिटी की इम्यूनिटी में कोई बदलाव आता है, उस समय इसके छोटे मोटे लोकलाइज्ड और आउटब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। वो दिखते हैं जब लोगों के अंदर खांसी, जुकाम, बुखार, बॉडी एक्स जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है कि हाई रिस्क ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, यानी ऐसे ग्रुप्स जिनमें सीनियर सिटीजन्स हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं।
इम्यून यानी लोगों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण कोरोना संक्रमण फिर से सक्रिय हो चुका है। मित्रों, कोरोना का कोई वेरिएंट मेडिकली कम घातक या कम नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन उसका लोगों के बीच फिर से लौट आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मानसिक और सामाजिक डर पैदा करता है, क्योंकि वायरस के म्यूटेशन की क्षमता अनिश्चित होती है। 2020-21 में जो कुछ हुआ उसे दुनिया ने देखा भी और उसका दंश सहा भी। जिस तरह हम और आप सभी लोग घरों में कैद हो गए थे, निजी तौर पर लगभग हर व्यक्ति सामूहिक शोक का भागीदार रहा। दुनिया के लगभग हर परिवार ने किसी न किसी अपने को खोया या तड़पते हुए देखा। दुनिया भर में 1.5 से 2.25 करोड़ के बीच लोगों की मौत हुई थी। मतलब दुनिया के लगभग 140 देशों की आबादी से भी ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई थी। दुनिया भर में 1344 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ, जो भारत की अर्थव्यवस्था से लगभग 4 गुना ज्यादा है। महामारी के पहले ही साल में दुनिया भर में एंजाइटी और डिप्रेशन के मामलों में 25% से 30% तक की अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। और इस पर डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं, अब वो भी सुन लेते हैं। आज के डेट में सिकाडा स्ट्रेन चल रहा है BA 3.2, तो अगर ये सिम्टम्स की तरफ हैं तो जरूर आप टेस्टिंग के लिए अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ टेस्टिंग कोई भी वायरल सिम्टम्स में करना रिकमेंडेड नहीं रहता है, क्योंकि अभी आज के डेट में इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में पर्सपेक्टिवली इन्फ्लुएंजा ये सब इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। तो आप अननेसेसरी टेस्टिंग से बचें, अननेसेसरी पैनिक से बचें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो जहाँ जरूरत लगेगा तो जरूर आपके टेस्ट रिकमेंड करेंगे। और DNA में आज का संदेश, खुशहाल जीवन का रहस्य यही है कि पैसा जेब में रखिए, दिमाग में नहीं, क्योंकि जेब का पैसा खर्च होता है, लेकिन दिमाग का पैसा कभी कभी इंसानियत को ही खर्च कर देता है।